नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बाजार की विफलता तथा अपूर्णताएं कौन कौन सी है। बाजार की विफलता, जिसे हम लोग बाजार असफलता भी कहते हैं, मार्केट फेल्यूर भी कहते हैं, और इसकी अपूर्णताएं, जो बाजार असफलता को उत्पन्न करने के जो कारण बनती है, उन पर हम लोग आज बात करेंगे। तो बाजार असफलता को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग बाजार व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं। बाजार व्यवस्था क्या है? बाजार व्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों पर उत्पादक वर्ग का विशिष्टीकरण होता है। उत्पादक वर्ग जो है वो जिस कीमत पर वस्तुओं की पूर्ति करते हैं, क्रेता पक्ष जो होता है वो उस कीमत पर वस्तुओं की प्राप्ति करना चाहते हैं। या हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो है, बाजार में जो है, मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होते हैं और कीमत का निर्धारण होता है। बाजार व्यवस्था के अंतर्गत कीमत के माध्यम से साधनों का कुशल आवंटन होता है, राष्ट्र आय का वितरण होता है। या हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि जो मार्केट मैकेनिज्म है उसको संचालित करने में कीमत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस तरह से एडम स्मिथ ने भी कहा था कि अदृश्य हाथ जो है वो खुद कीमत को स्थापित कर देता है, इसी प्रकार बाजार व्यवस्था में ये माना जाता है कि जो मांग एवं पूर्ति की जो शक्तियां हैं वो आपस में सामंजस्य द्वारा वस्तुओं की कीमतों को तय कर देती है, और बाजार व्यवस्था के अंतर्गत कीमत सर्वेसर्वा होता है। और यहाँ ये देखने के लिए मिलता है कि जो भी क्रेता पक्ष होता है और जो भी विक्रेता पक्ष होता है वो दोनों आपस में एक कीमत में सहमति स्थापित करते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ में विनिमय करते हैं। तो जब ये अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से ये काम करता है तब हम लोग बोलते हैं कि बाजार सही संचालित हो रहा है। तो बाजार का एक कंडीशन होता है, एक स्थिति होती है, एक अनुकूलतम स्थिति होती है। एक अनुकूलतम स्थिति पर बाजार पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। अगर बाजार यानी कि मार्केट जो है वो उसका ऑप्टिमम सिचुएशन में होता है, एक अनुकूलतम स्थिति में होता है, तब हम लोग कहते हैं कि बाजार जो है वो संतुलित है, जहाँ पर मांग पक्ष दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं और कीमत के द्वारा राष्ट्र आय का निर्धारण हो रहा है, साधनों का कीमत निर्धारित हो रहा है, वितरण तय हो रहा है और अनुकूलतम उत्पादन हो रहा है, अनुकूलतम आवंटन हो रहा है। ये सारा चीज जब ऑप्टिमिक मतलब अनुकूलतम ढंग से होता है, ऑप्टिमम होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि बाजार बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑप्टिमल सिचुएशन को प्राप्त करने में बाजार जो है वो असफल हो जाता है। बाजार असफल होने का मतलब ये नहीं है कि बाजार कुछ भी काम नहीं कर रहा है या बाजार में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बाजार अपने रूप से संचालित है, लेकिन जो बाजार की जो अनुकूलतम स्थिति है, उसका बेस्ट सिचुएशन है, ऑप्टिमल स्टेटस है, उस स्थिति तक, उस अवस्था तक मार्केट नहीं पहुंच पा रहा है। उत्पादन और वितरण से संबंधित जो अनुकूलतम स्थिति है, जो बेस्ट चॉइस है, उसको करने नहीं पा रहा है मार्केट। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट जो है अपने बेस्ट लेवल से नीचे लेवल पर काम कर रहा है। तो जब मार्केट अपने बेस्ट लेवल से नीचे लेवल पर काम कर रहा है तब हम लोग बोल सकते हैं कि बाजार जो है वो असफल है, क्योंकि वो अपने ऑप्टिमल सिचुएशन पर काम नहीं कर पा रहा है। मार्केट अपने ऑप्टिमल सिचुएशन में पहुंचने में वो फेल्यूर हो रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन सी अपूर्णताएं हैं, इम्परफेक्शंस हैं, जिसके वजह से बाजार जो है वो अपनी अनुकूलतम स्थिति में, ऑप्टिमल सिचुएशन में वो नहीं पहुंच पा रहा है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते बाजार जो है वो असफल हो रहा है, उसमें विफलताएं हो रही है। तो चलिए आगे चल के हम लोग एक एक करके उन कारणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपूर्णता का जो सबसे पहला कारण है वो है आपका अपूर्ण प्रतियोगिता।
अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? देखो, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकार प्रतियोगिता होती है, द्विधिकार होती है और एकाधिकृत प्रतियोगिता होती है। और ये सारी प्रतियोगिताओं में जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है या नीचे की ओर उसका झुकाव होता है। और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो कीमत का निर्धारण होता है वो होता है MR=MC, यानी कि जिस बिंदु पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर होते हैं, कीमत का निर्धारण बाजार जो है वो वहां संतुलन में होता है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत इससे अधिक ली जाती है। MR=MC में संतुलन होता है लेकिन कीमत जो रहता है उससे अधिक ली जाती है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट से अधिक उसका कीमत लिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि बाजार में ऑप्टिमल सिचुएशन जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रिएट होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर होते हैं और उसका जो कीमत रहता है यानी कि प्राइस MR और MC दोनों के बराबर होता है। तो वो एक ऑप्टिमल सिचुएशन होती है, एक अच्छी स्थिति होती है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि MR=MC तो होता है लेकिन प्राइस उसके बराबर नहीं होता है, प्राइस उससे अधिक होता है। तो जब प्राइस अधिक लिया जा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की तुलना में प्राइस अधिक लिया जा रहा है, तो यहाँ पर बाजार अपने आप में अपूर्ण हो गया, अपना ऑप्टिमल सिचुएशन में ये नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मार्केट फेल्यूर का जो एक प्रमुख कारण है वो है कि MR और MC की तुलना में प्राइस का अधिक होना, जिसके चलते वहां पर बाजार जो है वो विफल हो जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि बाह्यताएं यानी कि एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं, तो बाह्यताएं किस प्रकार बाजार विफलता का कारण बनती है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में भी बात किया था कि किस तरह से सार्वजनिक वस्तुओं से लोगों को बाह्यताएं लाभ प्राप्त होती है, एक्सटर्नल बेनिफिट लोगों को मिलता है। तो एक्सटर्नल बेनिफिट जो लोगों को मिल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये मार्केट फेल्यूर का कारण कब बनता है, जब ये जो बाह्यताएं हैं, इन बाह्यताओं के चलते चाहे लोगों को लाभ मिल रहा हो या हानि मिल रहा हो, इसका साइड इफेक्ट जब तक मार्केट वैल्यू पर नहीं ऐड हो जाता है तब तक जो है बाजार को ये अपूर्ण बनाए रखता है। तो जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बाह्यताओं के बारे में, बाह्यताओं के अंतर्गत जैसे हम लोग कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे पीगू ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था एक फैक्ट्री के बारे में कि एक फैक्ट्री से, चिमनी से अगर धुआं निकलता है तो उस फैक्ट्री के अगल बगल जो लोग रहते हैं तो वो अगल बगल लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनको हेल्थ की परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर फैक्ट्री का मालिक लोगों को अपने कपड़े साफ करने से रिलेटेड या उनके हेल्थ से रिलेटेड जो उनको एक्स्ट्रा क्षतिपूर्ति करना रहता है, अगर वो मालिक उनको क्षतिपूर्ति नहीं करता है तो इससे समाज को हानि होने लगता है और तब ये बाह्यताएं लाभ के रूप में नहीं, बाह्यताएं हानि के रूप में लोगों को मिलने लगती है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी बाजार असफल हो जा रहा है क्योंकि वो उनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि जो बाह्यताएं हैं, चाहे उसका ये गलत साइड हो या लॉस साइड हो, तो लॉस साइड में भी जो है वो मार्केट फेल्यूर हो ही जाता है। दूसरा साइड हम लोग देख सकते हैं, जिस तरह से आपका सिडविच ने जो उदाहरण दिया था प्रकाश स्तंभ का, और उन्होंने कहा था कि जो जहाज प्रकाश स्तंभ बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उनको तो प्रकाश स्तंभ का बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो जहाज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही बात हो जाती है बाह्यताओं के संदर्भ में कि उसमें किसी को पे करने के लिए हम लोग मजबूर नहीं कर सकते हैं और बाह्यताओं के चलते कभी कभी कुछ लोगों को लाभ होता है और कभी कभी कुछ लोगों को हानि भी पहुंचती है और जिसके चलते क्या होता है कि मार्केट जो है वो अपूर्ण हो जाता है, मार्केट जो है वो फेल्यूर हो जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, जो किसी भी व्यक्ति का जो सीमांत निजी राजस्व रहता है और जो सीमांत सामाजिक जो लागत रहता है वो दोनों इक्वल नहीं हो पाते हैं, उन दोनों में अंतर स्थापित हो जाता है
जिसके चलते जो है वो मार्केट फेल्यूर हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जिस भी प्रकार की जो बाह्यताएं होती हैं, चाहे वो लोगों को उससे बेनिफिट मिल रही हो या लोगों को उससे लॉस मिल रही हो, दोनों के चलते मार्केट फेल्यूर की कंडीशंस उपस्थित हो जाते हैं, वो सही सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे कि बाजार की असफलता का जो अगला पॉइंट है वो है हमारा अपूर्ण सूचना। बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्रेता रहते हैं उनको वस्तुओं की कीमत के बारे में, उनके गुण के बारे में सही जानकारी नहीं रहती है, मार्केट के बारे में सही जानकारी नहीं रहती है। इसी तरह से जो उत्पादक वर्ग होता है उनको भी सही जानकारी नहीं रहता है कि मार्केट कहाँ कहाँ है और उसके सामान के क्रेता लोग किस किस एरिया में है और वो लोग कितनी कीमत देने के लिए तैयार होंगे। तो चूंकि दोनों साइड में कुछ कुछ ज्ञान अधूरा रह जाता है, चाहे हम लोग उसे क्रेता साइड बोले या विक्रेता साइड बोले, तो दोनों साइड में कुछ कुछ कमियां हो जाती है, जिसके चलते जो एक ऑप्टिमल सिचुएशन है, एक अनुकूलतम स्थिति है, वो स्थिति मार्केट में नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि अगर दोनों में से किसी को भी ज्ञान की कमी है, ज्ञान पूरा नहीं है, तो जो दूसरा साइड है जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है वो अपनी स्थिति का लाभ उठा सकता है और सामने वाले से एक्चुअल स्थिति के बारे में वो बात को छिपा सकता है और वो खुद बेनिफिट ले सकता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि क्रय या विक्रय के संदर्भ में या क्रेता और विक्रेता के संदर्भ में समानता स्थापित नहीं हो सकती है, इस अपूर्ण ज्ञान के चलते, इस अधूरी ज्ञान के चलते। और इसमें कोई एक साइड जो है वो प्रॉफिट ले लेता है और एक दूसरे साइड को लॉस होने लगता है। तो इस प्रकार जो अपूर्ण सूचना जो है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है, इसके चलते भी बाजार जो है वो असफल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है संपत्ति के अधिकार का न होना। संपत्ति के अधिकार का न होने के चलते भी बाजार जो है असफल हो जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि कोई चारागाह वाला मैदान है या कोई चारागाह वाला मैदान में पशु चराने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वहां पर समाज के किसी एक व्यक्ति को आप मना नहीं कर सकते हो कि आप अपने पशु को यहाँ चारागाह में मत लेके आओ। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति का पशु ज्यादा चारा खा ले, तो नतीजा क्या होगा, दूसरे व्यक्ति के पशु को चारा खाने के लिए कम मिल सकता है। तो इस तरह इस सिचुएशन में एक व्यक्ति को व्यक्तिगत लागत तो नहीं लगती है, लेकिन हाँ समाज को लागत जरूर लगता है जब कोई एक व्यक्ति इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है और दूसरे व्यक्ति को कम बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही हम लोग दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे समुद्र में बहुत सारी मछलियां होती है और कोई नाव जाता है उसे पकड़ने के लिए। अब एक नाव जाएगा, दो नाव जाएगा, इस तरह से जितने नाव जाते हैं और मछली पकड़ के लाते हैं, तो यहाँ पर भी जो है बाजार अपूर्ण हो जाता है। तो बाजार को पूर्ण करने के लिए तब कुछ डिसीजन लेना होगा, जैसे हम लोगों को नावों की संख्या को तय करना होगा और फिर ये देखना पड़ेगा कि जो अंतिम नाव है वो अंतिम नाव कितनी मछलियों को लेकर आया है, और फिर उस नाव की जो लागत आई है और मछलियों की जो कीमत आई है, तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाए। जब मछलियों की कीमत और लागत बराबर हो जाएगी तब हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऑप्टिमल सिचुएशन में काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि लास्ट नाव की लागत हमें पता नहीं चल पाती है। तो हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा मछली पकड़ के आए और कुछ लोग कम मछली पकड़ के आए। तो इस तरह से जिन जिन चीज़ों में जहाँ पर एक व्यक्ति को खुद का संपत्ति का अधिकार नहीं होता है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, वहाँ पर अपूर्णताएं उत्पन्न हो जाती है और वहाँ भी बाजार जो है वो असफल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो कारण देखेंगे अपूर्णताओं की वो है लोक वस्तु। लोक वस्तु के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि लोक वस्तु में जब कुल लागत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ताओं की संख्या में उसके साथ साथ वृद्धि नहीं होती है, और लोक वस्तु जो रहती है वो सभी के लिए उपलब्ध रहती है। जैसे हम लोग यहाँ उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा हो गया या पुलिस सुरक्षा हो गया, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो सभी व्यक्ति को जिसका बेनिफिट मिलता है। इसके लिए भले ही कुछ लोगों ने पे किया हो, भुगतान किया हो, और कुछ लोगों ने भुगतान नहीं किया हो। तो लोक वस्तु जो रहता है, पब्लिक गुड्स जो रहता है, इसके मामले में क्या होता है कि जो लोग इसका भुगतान किए हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है,
जो लोग इसका भुगतान नहीं किए हैं उसको भी बेनिफिट मिलता है, और जो लोग इसका भुगतान नहीं किए हैं उसको हम लोग बेनिफिट लेने से हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो लोक वस्तु के संदर्भ में मार्केट जो है वो फेल्यूर हो जाता है, क्योंकि कोई निजी बाजार द्वारा लोक वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता। अगर उसका उत्पादन किया भी जाएगा तो उसका जो अनुकूलतम मात्रा है, ऑप्टिमल जो क्वांटिटी रहता है, उसके बारे में नहीं पता चल पाता है, क्योंकि जो लोक वस्तु रहती है, सार्वजनिक वस्तु रहती है, इसके लिए कोई कीमत पे नहीं करता है। तो मार्केट यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम इस वस्तु का कितना उत्पादन किया जाएगा और इसे लोगों के बीच में कितना बांटा जाएगा, लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा। तो एक निजी बाजार जो है वो लोक वस्तु से संबंधित वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाता है, तो हमारा मार्केट जो है वो फेल्यूर हो जाता है। तो मार्केट को सही ढंग से चलाने के लिए ये जरूरी है कि जो लोक वस्तु से संबंधित जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है वो सरकार उसका उत्पादन करे, सरकार उसका मात्रा डिसाइड करे और लोगों से वो कर के रूप में पैसे वसूले। जो उनको फैसिलिटी दे रही है उसके बदले में वो कर के रूप में वो पैसे वापस ले उनसे। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, मार्केट फेल्यूर को कम किया जा सकता है। तो एक चीज हम लोग यहाँ ये भी देख रहे हैं कि जो लोक वस्तु है, जो पब्लिक गुड्स है, इसके वजह से भी बाजार जो है वो असफल हो जा रहा है, क्योंकि वो ऑप्टिमल सिचुएशन तक, डिमांड और सप्लाई तक वो नहीं पहुंच पाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग और देखेंगे और भी कुछ ऐसे कारण है जिसके चलते बाजार जो है वो असफल हो जाता है, जिसमें हम लोग जैसे देख सकते हैं कि आय का वितरण। आय का वितरण भी एक ऐसा चीज है जो बाजार असफलता का कारण बनता है। जैसे मार्केट में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ वस्तुओं की मांग अधिक होती है पूर्ति की तुलना में, तो जब उसकी मांग अधिक रहेगी तो कीमत उसका बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाता है तो लोगों को बेनिफिट होता है, तो कुछ लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। कुछ वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है कि जितनी मांग रहती है उतनी ही पूर्ति रहती है, तो उनको सामान्य आय की ही प्राप्ति होती है। लेकिन उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मांग अधिक होती है तो कीमत अधिक हो जाती है, और कीमत अधिक होती है तो लोगों को लाभ प्राप्त होता है। तो इस लाभ से प्रेरित होकर उस मांग के अनुरूप लोग पूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसको संतुलन में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जब समाज के कुछ लोगों को अधिक आय प्राप्त हो रही है और कुछ को कम प्राप्त हो रही है, तो जिनको जो बेनिफिट हो रहा है, ज्यादा आय प्राप्त हो रही है, वो लोग और पूर्ति को एडजस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरह से संतुलन पर वो आगे बढ़ सकते हैं और मार्केट को अच्छा सिचुएशन में ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि नहीं, आय के वितरण में असमानता होनी चाहिए, क्योंकि आय के वितरण में अगर असमानता होती है तो ये उत्पादन को और आगे की ओर ले जा सकता है। लेकिन यहाँ उनका कहना है कि अगर आय के वितरण में समानता हो जाती है और सब लोगों को बेनिफिट होता है, तो फिर मांग के अनुरूप कोई पूर्ति को एडजस्ट करने के बारे में नहीं सोचेगा और फिर मार्केट जो है अपने ऑप्टिमल सिचुएशन की ओर वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर आय के वितरण में असमानता है तो लोग डिमांड के अनुरूप सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह से उनका कार्य कुशलता में, उनके प्रोडक्ट के क्वालिटी में चेंजेस हो सकता है, उनकी कार्य कुशलता बढ़ सकती है। लेकिन अगर आय का समान वितरण हो जाता है तो लोगों की कार्य कुशलता में वृद्धि नहीं होगी, किसी तरह का कंपटीशन नहीं होगा, लोग सामान्य रूप से काम करने लगेंगे। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ ये भी देखें कि आय का जो वितरण है वो भी एक कारण बनता है मार्केट फेल्यूर करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शोषण की रक्षा से संबंधित जो बातें होती है, तो उसके लिए भी सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है। शोषण समाज में कब होता है, जब एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का शोषण करने लगता है। इसका मतलब है कि लोग द्वारा ही लोगों का शोषण होने लगता है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बाल श्रम को ले सकते हैं। तो बाल श्रम में क्या होता है, लोगों से काम करवाया जाता है। कभी कभी लोग गरीबी की वजह से काम करते हैं, कभी कभी उनके माता पिता भी बच्चों को पढ़ाने छोड़ के काम करने के लिए भेज देते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में सरकार को सरकार को आगे आना पड़ता है इन बच्चों की शोषण से रक्षा करने के लिए। तब सरकार जो है वो सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करता है, छात्रवृत्ति
की व्यवस्था करता है ताकि गरीब घर के बच्चे भी पढ़ सके, वो भी आए और शिक्षा जो है वो सबको मिले। तो इस प्रकार अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी तो शोषण के क्षेत्र में भी मार्केट जो है वो असफल हो जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बाजार जो है वो असफल हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि शोषण से रक्षा करने के लिए भी सरकार को आगे आना पड़ता है ताकि बाजार की असफलता को कम किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि जो पैतृक वाद होता है, पैतृकवाद का मतलब क्या है, सरकार को इस अवस्था में आके नियमन करना पड़ता है, संचालन करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति अपनी अज्ञानता या फिर अदूरदर्शिता के कारण में अपने लाभ एवं भलाई के हित में काम नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में सरकार को आगे आना पड़ता है और नियमन करना पड़ता है ताकि समाज के लोगों का हित हो, उनका भलाई हो। जैसे हम लोग छोटा सा उदाहरण ले यहाँ बात कर सकते हैं कि गाड़ी में लोग चलते हैं, स्कूटर में चलते हैं, बाइक में चलते हैं, लेकिन हेलमेट नहीं लगाते हैं। हेलमेट लगाएंगे तो उन्हीं की सुरक्षा होगी, उन्हीं की भलाई होगी, लेकिन वो लोग जो अदूरदर्शिता के चलते या अज्ञानता के चलते या जानबूझकर भी लोग ऐसा गलती करते हैं और बिना हेलमेट के निकल जाते हैं। तब इस स्थिति में क्या करना पड़ता है, लोगों की भलाई के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है, लोगों के हित के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है और सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं कि हेलमेट का प्रयोग किया जाए और जो हेलमेट का प्रयोग नहीं करता है उससे जुर्माना वसूला जाए। तो इस प्रकार से समाज के लोगों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए सरकार को आना पड़ता है और कुछ नियमन वगैरह सब करना पड़ता है ताकि वस्तुओं का उत्पादन सही ढंग से हो, समाज को बेनिफिट मिले, लोगों का भलाई हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में आज बात की और हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि बाजार असफलता या बाजार विफलता क्या है और किन अपूर्णताओं के चलते या किन कारणों के चलते बाजार जो है वो असफल हो जाता है। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।